नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल फोरेंसिक बाइट्स पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्राइम के बारे में चर्चा करेंगे जो रजिस्टर तो होता है एक लैपटॉप चोरी के लिए, लेकिन उसमें इतने ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए सीबीआई, एनआईए, रॉ जैसे बड़े बड़े एजेंसीज को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो हम आज चर्चा करते हैं उस कहानी की जो पूरी रहस्य से भरी हुई है। आइए चलते हैं कहानी के पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में क्या होता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में एक चोरी की घटना होती है, जिसके एक लेडी पैसेंजर का अपना लैपटॉप का जिसमें सूटकेस होता है वो बैग चोरी जाता है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो अपने आप में हाईली सिक्योर्ड है, जिसमें फिश आई से लेके 360 डिग्री कैमरे तक हर एक चीज कैमरे में कैद होती रहती है। द ट्रेन इज फुल्ली सर्विलेंस। अब ऐसी ट्रेन में चोरी होना ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो पुलिस इस केस की गहराई से तहकीकात करती है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि चूंकि ये वंदे भारत ट्रेन है, इसमें भीड़ नहीं होती, वही लोग होते हैं जो इस ट्रेन से सफर करते हैं। तो ट्रेन में आईआरसीटीसी के पास सभी पैसेंजर के डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। ये डिटेल्स में क्या होता है? ये डिटेल्स में आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ जिस समय पे आप आईपी एड्रेस से रजिस्टर कर रहे हो वो आईपी एड्रेस तक की पूरी इंफॉर्मेशन आईआरसीटीसी अपने पोर्टल पे कैरी करता है। तो पुलिस जब आईआरसीटीसी से इंफॉर्मेशन मांगती है तो उनको कुछ सस्पेक्ट लोग जो उस बोगी में उसके आजू बाजू में बैठे हैं उनकी लिस्ट उनको मिल जाती है। दूसरे स्टेप की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को भी सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरीके से खंगालना होता है। अब चूंकि ये वंदे भारत है, इसमें इनबिल्ट कैमरे लगे हुए हैं, साथ ही साथ अभी कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पे सीसीटीवी कैमरों की कमी हो। चैलेंज बस यही होता है कि डाटा डिलीट ना हो जाए, डाटा ओवरराइट ना हो जाए। चैलेंज यही होता है कि फुटेज में मिले हुए जो फुटेजेस है वो क्लियर और साफ साफ रहे। काफी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस एक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेती है। उसके डाटा को आईआरसीटीसी के साथ मिलाना शुरू करती है। आईआरसीटीसी में एक पर्सन आइडेंटिफाई होता है जिसका नाम होता है हर्षित चौधरी। इस हर्षित चौधरी के डिटेल्स को पुलिस जब कांटेक्ट करती है तब पुलिस को इंट्रोगेशन में थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। क्या सस्पिशियस लगता है उसमें पुलिस को यह सस्पिशियस लगता है कि जब हर्षित चौधरी थाने में आता है तब वो अपने आप को मेजर हर्षित चौधरी करके क्लेम करता है। अब एक आर्मी का पर्सन जो मेजर है और वो ये बोलता है कि मैंने बैग गलती से उठा ली, मेरे को पता नहीं था कि मैं दूसरे की बैग उठा रहा हूं, और ये बैग उठा के रेलवे स्टेशन के बाहर जाता है, घर जाता है और काफी समय तक के वो अपने पास में ही रहता है, तब तक जब तक के पुलिस उसको बुलाती नहीं है, तब तक के वो नहीं आता। ये बात कुछ पुलिस को ठीक नहीं लगती। इसकी जांच रेलवे पुलिस के डीसीपी वर्कआउट करते हैं। वो आर्मी को कांटेक्ट करते हैं और आर्मी से डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन आर्मी में कब ज्वाइन हुआ, कहां से ज्वाइन हुआ, इसकी कितनी सर्विस हुई और बाकी डिटेल्स जो सर्विस रिकॉर्ड पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। तो ये जब पत्र व्यवहार आर्मी वालों के साथ होता है, कुछ दिनों के बाद में जब आर्मी की तरफ से रिप्लाई आता है तब पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस इसलिए शॉक होती है, इसलिए स्वाभाविक है
कि आर्मी कहती है कि ये पर्सन आर्मी में कभी था ही नहीं, इस टाइप का पर्सन आर्मी में कभी सर्व ही नहीं किया। अब पुलिस के पास दो विकल्प अवेलेबल है। एक तो केस को क्लोज कर लिया जाए क्योंकि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप चोरी की थी, पर्टिकुलर पर्सन एक्यूज अरेस्ट हो चुका है, अरेस्ट के पोजीशन में है, तो ये केस को क्लोज किया जाए। लेकिन यहां पे पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कॉल करती है। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अभी मामला क्योंकि आर्मी से रिलेटेड है तो पुलिस ये जानना चाहती है कि ये सिर्फ आइडेंटिटी को यूज करके छोटी बड़ी रेल बुकिंग करना, फ्लाइट बुकिंग करना, किसी वीवीआईपी पोजीशन पे इनविटेशन लेना और उस प्रिविलेज को एक्सेस करना, यहां तक के लिमिटेड था, या कहीं ये जासूसी और गुप्तहेरी जैसे मैटर में इन्वॉल्व होता है। तो पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़े एजेंसीज को कॉल करती है, उनका सपोर्ट उनको एक्सपेक्ट करती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन को ग्रीन सिग्नल मिलता है, पुलिस रेड करती है उसके घर पे। ये पर्सन रहता है यूपी का, यूपी के अलीगढ़ में उसका घर होता है, मौलाना आजाद नगर में, मौलाना आजाद वार्ड में इसका घर होता है। इन्वेस्टिगेशन में यह पाया जाता है कि इसका एक बड़ा भाई जो अभी भी एयरफोर्स में सर्व कर रहा है, इसके पिताश्री आर्मी के एक्स आर्मी मैन है और इसका एक भाई अभी पढ़ रहा है। ऐसे सेंसिटिव मैटर में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सावधानियां बरतनी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरीके से कैरिड आउट करना कंपलसरी हो जाता है। तो पुलिस वो सभी चीजों को सीज कर लेती है जो सस्पिशियस होती। जैसे हमारे मामले में वो लैपटॉप को सीज कर लेती है, डेस्कटॉप को सीज कर लेती है, उससे और उसके रिगार्डिंग तमाम जो मोबाइल्स होते हैं उसको सीज कर लेती है और साइबर सेल को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का इंस्ट्रक्शन दे देती है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, एक्सपर्ट लोग अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब होता है वो 360 डिग्री होता है। साइबर एक्सपर्ट प्रेजेंट और डिलीटेड ये सभी एविडेंसेस को, आर्टिफैक्ट्स को निकालना शुरू करती है और पूरे एविडेंसेस को निकालने के बाद एक पैटर्न उनको ध्यान में आता है और वो ये पैटर्न होता है कि ये पर्सन शादी.com पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म है कि ये शाहबाज खान जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद ये शादी.com पे करता क्या है। तो शादी.com एक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल है, एक पोर्टल है। इस पोर्टल में लॉग्स अवेलेबल होते हैं, हम कौन से प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं, किसको प्रपोजल सेंड करते हैं, किस प्रपोजल को हम फर्दर एक्सेप्ट करते हैं, ये पूरा इंफॉर्मेशन मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो एक अच्छी वेबसाइट होती है, अगर होती है तो इस केस में अच्छी थी। बहुत से मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ऐसे वेबसाइट से पुलिस को ये खबर मिलती है कि इसने 110 लड़कियों को प्रपोजल भेजा, उसमें से 8 लड़कियों के साथ इसका प्रपोजल एक्सेप्ट होके फर्दर मैट्रिमोनी के बाहर इनका मिलना हो चुका है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उसमें से 3 लोगों के साथ इसका लिविंग रिलेशन या शादी भी हो चुकी है। वो सभी प्रोफाइल को पुलिस कांटेक्ट करती है, बारी बारी से सबको कॉल किया जाता है, पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उसमें से 3 लड़कियों के साथ वो करंटली एक शादीशुदा जिंदगी जी रहा है। मतलब अभी उसके पास में 4 जिंदगी है, जो एक उसकी वाइफ घर में है और 3 प्रोफाइल जो बाहर उनके साथ वो रह रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये इतना जो ट्रैवल कर रहा था, 3 उसके डोमेस्टिक फ्लाइट्स, 6 उसके नेशनल
ट्रैवलिंग, नेशनल अपना रेलवे की फ्लाइट्स, ये सब वो करके करता क्या था? तो ये सब वो इसलिए करता था कि एक जगह एक के साथ रहता था, तो छुट्टी नहीं है कि बहाना लेके वो वापस मिलिट्री में जा रहा है, ऐसे बहाने बताता था। दूसरे के घर जाता था, उसके साथ कुछ समय बिताता था, उसको बोलता था कि अभी मेरा छुट्टी नहीं है, फिर वहां से निकल के वो तीसरे के घर जाता था, और ऐसे तीनों लोगों को वो साइमल्टेनियसली चीट करता था। यहाँ पे 3 लोग मतलब उसकी अपनी वाइफ 4। तो पुलिस में एक लड़की को जब बुलाया जाता है तब उसका ये मानना होता है कि ये जब घर में आता है तब ये ज्यादा परेशान करता है, जिंदगी लगभग नर्क बना देता है, तो ये घर न आए इससे हम ज्यादा खुश हैं। दूसरी लड़की जिसके साथ वो रहता था, उसको बोलता था कि ये हमसे बहुत पैसा मांगता है, हमसे हर एक बहाने से पैसा मांग लेता है, कभी इधर शिफ्टिंग हो गई, कभी उधर ट्रांसफर हो गया, अभी इधर घर लेना है, अभी उधर ट्रांसफर करना है, इस मामले में वो हमेशा पैसा ही मांगते रहता है। ऐसे अलग अलग कहानियां अभी उसके साथ जुड़ना शुरू हो चुकी है। तो जो कहानी एक लैपटॉप चोरी से शुरुआत होती है, वो कहीं तो भी जाके एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां ये कंफर्म करती है कि इसने कोई डाटा दुश्मन देश से शेयर तो नहीं किया, इसने डाटा किसी दुश्मन पार्टी के साथ, दुश्मन कंट्री के साथ शेयर तो नहीं कर रहा। ये पूरा एक जांच सेकंड पार्ट में होती है। थर्ड पार्ट में मैट्रिमोनियल फ्रॉड को पूरा उजागर किया जाता है, और एक वो पर्सन जिसका इतना घिनौना चेहरा होता है और वो जो खुद को इतना मास्टरमाइंड मानता है, वो अभी पूरी तरीके से नेल डाउन हो जाता है। जांच एजेंसियां उसके पूरे कारनामे को डाउन कर लेती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है साइबर फोरेंसिक का। तो मैं राज, मेरी कंपनी क्रिप्टो फोरेंसिक टेक्नोलॉजी, हम लोग इसी तरीके के सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को वर्कआउट करते हैं। हमारे एविडेंसेस हम लोग कोर्ट में पुट करते हैं। कोर्ट में पुट करने का जो साइंटिफिक वे होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारे एविडेंसेस को कोर्ट में ना केवल एडमिसिबल हो बट कन्विक्शन भी 100% हो। तो इस केस में तो जांच एजेंसियों को काफी सपोर्ट मिल गया, लेकिन हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में, हमारे डे टू डे चर्चा में ये पाया जाता है कि बहुत से केस अनसॉल्व रह जाते हैं, बहुत से केस में इतने अच्छे एविडेंसेस नहीं मिल पाते। तो मेरा सभी उन सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरीके के मैट्रिमोनी साइट से अपने रिश्ते को देख रहे हो, आप मैट्रिमोनी साइट के थ्रू अगर अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये साइट्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे कुछ साइबर फ्रॉड्स, एक बड़े लेवल के साइबर फ्रॉड्स ऑलरेडी बैठ चुके हैं, जिनका काम ही उस मैट्रिमोनी वेबसाइट को शिकार का अड्डा करके मानना होता है। तो कहीं आप ऐसे फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, या फिर आपके नियर और डियर इस तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, तो मुझे पता है आप खुल के सामने नहीं आते हो। इस समय पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अगर ऐसा रिलेशन में कुछ भी डाउट लगे, आप तुरंत एक्सपर्ट की सहायता से उस पर्टिकुलर पर्सन को नेल डाउन करने की कोशिश करो। पुलिस के पास केस रजिस्टर करो। पुलिस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसे कईयों केसेस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी है। तो मेरे आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त है, यही विनती है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, और साइबर वर्ल्ड में रहते हुए अपने आप को पूरी तरीके से फुल प्रूफ रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अलग अलग कहानियों में। मैं राज, क्रिप्टो फोरेंसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सभी लोगों का इस समय पे विदा लेता हूं। धन्यवाद।